स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। चलो, तो डिविएशन बाय रिफ्लेक्शन नई हेडिंग है। तो एक प्लेन मिरर है मान लो, और यहाँ पे उसका नॉर्मल हो गया। अब अगर हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो कि यहाँ पे आके इस तरह से गिरती है, तो बताओ अगर मिरर नहीं होता तो ये कैसे ट्रैवल करती? स्ट्रेट चली जाती, सीधी सीधी इस तरह से निकल जाती। लेकिन क्यों यहाँ पर मिरर है तो अब इसका पाथ क्या हो जाता है? डीविएट, और ये इस तरह से जाती है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको ये भी पता है, ये एंगल अगर आर है कि आई ये इक्वल होता है आर की। तो अगर डिविएशन पूछा जाए कि रे का कितने एंगल से हुआ, तो मैं क्लियरली देख सकता हूं ये जो एंगल है डेल्टा, यही होता है डिविएशन। ठीक है ना? तो डिविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन इसे हम सिंपली क्या कह सकते हैं? देख लो, पाई माइनस 2i। पाई माइनस 2i से आप बता सकते हो कि इतने का डिविएशन हुआ है। तो हर बार जब रिफ्लेक्शन होगा तो इतने एंगल का डिविएशन आएगा। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ मैं इस पे। एट्टी डिग्री। तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये एंगल हो जाएगा कितना? 50। तो रे इस तरह से चली जाएगी, ये भी होगा 50 डिग्री। तो सीधे सीधे से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डेल्टा ये होगा पाई यानी 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 50 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। और डिविएशन का एंगल अगर देखा जाए तो रे इस तरह से जानी चाहिए थी, गई यहाँ पे है, तो डिविएशन जो हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। सिंपल है। अब ये क्वेश्चन कई बार मेंस में पूछा जा चुका है 2 या 3 बार, और ऐसा पूछ सकते भी हैं, फिर से संभावना है ना। होता क्या है कि इसमें 2 मिरर लिए जाते हैं और दोनों को किसी एंगल पे रखा जाता है और रे इंसिडेंट होती है, और फिर पूछा जाता है कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद टोटल डिविएशन कितना होगा। तो इसको बस 2 हिस्सों में बांट लेते हैं हम क्या करते हैं, एक मिरर से कितना डिविएशन हुआ ये निकालते हैं, दूसरे से कितना हुआ ये निकालते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है डिविएशन, यानी जैसे दोनों क्लॉकवाइज हैं तो दोनों को ऐड कर दो, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तो सबट्रैक्ट कर दो। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। इस तरह से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हमारे मिरर्स हैं और यहाँ पे 30 डिग्री पे आके एक रे इंसिडेंट होती है।
आपसे पूछा जाता है कि बताइए नेट डिविएशन कितना होगा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो पहले आप यहाँ पे कराओगे रिफ्लेक्शन, रे इस तरह से चली जाएगी, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो एक डिविएशन तो यहाँ पे आएगा, इसे मैं कह सकता हूँ डेल्टा वन। डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री, और डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज क्लियरली दिख रही है। अच्छा, अब थोड़ी सी ज्योमेट्री है, देखना है जरा। ये 30 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60, ये 60, तो ट्राइंगल से ये, तो यहाँ पे जो इंसिडेंस हुआ होगा उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे फिर से एक डिविएशन आएगा। ये वाली रे जाना कैसे चाहती थी रेड वाली, इस तरह से, और उसे इस तरह से डिविएट होना पड़ा है, एक डिविएशन यहाँ आता है, उसे कहते हैं डेल्टा टू। डेल्टा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो डेल्टा टोटल को मैं क्या कह सकता हूँ, 240 डिग्री क्लॉकवाइज, या मैं क्या कह सकता हूँ इसे 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये सबको समझ आता है, 240 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमो, दोनों सेम ही बात होती है। तो ये उसका तरीका है। समझने पे ध्यान दो, छापने पे मत दो, ठीक है ना। तुम कॉपी मत करने लग जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ शुरुआत से ही। अरे तो तुमसे बात कर रहा हूँ भाई, तब भी तुम कॉपी करे जा रहे हो। समझ आ गया तुमको, नहीं आया ना, फिर क्या क्या सोच रखा है, मतलब अचानक से एक दिन उठोगे सब समझ आ जाएगा। ये नोट्स मैं तुमको दूंगा, ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, तो यहाँ जरूरी क्या है, ऑफलाइन आए हो समझ के जाओ ना यहाँ से, रादर देन कॉपी कर रहे हो। कई लोग स्केल रख रखी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्केल लेके कोई नहीं जाता, सुंदर बुक कोई नहीं देखता, आंसर आना चाहिए। समझ आ रही है बात, तुम स्केल से बना रहे हो ना डायग्राम, हटा दो उसे, क्या बेचोगे क्या उसको, रफली बनाओ फटाफट और करो, ठीक है। आंसर निकालना पहले जरूरी है। चलो, फाइंड नेट डिविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। पहला वाला करो सब लोग, क्या
सर इंसिडेंट रे का है? क्या, एक सेकंड रुको, ये तो अभी दिया ही था ना। पैरेलल आई है, ठीक है ना। दूसरे का, सेकंड का, ठीक। तुम्हारा 160 एंटी क्लॉकवाइज है ना, सही होगा, सेम ही बात है। 200 क्लॉकवाइज है, 160 एंटी क्लॉकवाइज। सही, 0 डिग्री आ रहा है तो पैरेलल हो गया ना, उसका मतलब नहीं टकरा रहा। वो देखो 120 बाय 60 बाय 180 डिग्री तो वहीं खत्म हो गया, तो तीसरा एंगल तो 0 है इसका मतलब, तो 0 कैसे बन सकता है, पैरेलल निकल जाएगी वो रे, टकराएगी नहीं दूसरे में। हो गया, चलो मैं करता हूँ फटाफट पहला वाला। पहले वाले में इस तरह से देखेंगे हम, ये एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री, तो रे कुछ इस तरह से जाएगी, ये भी एंगल होगा 30 डिग्री। यहाँ पे जाके हमें समझ आ रहा है ये है 60, देन अगेन ये 60, तो फिर से क्या होगा 30, और फिर से रे निकल जाएगी 30 पे। एक डिविएशन तो यहाँ आएगा, है ना, जिसे मैं कह सकता हूँ डेल्टा 1, और एक डिविएशन यहाँ आएगा जिसे मैं कह सकता हूँ डेल्टा 2। दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। डेल्टा 1 की वैल्यू सिंपली क्या हो गई, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है कि नहीं है, तो वो कितना आ गया 120 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज।
सिमिलरली डेल्टा 2 वो हो गया 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आंसर हमारे पास आया वो हम कह सकते हैं 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 120 डिग्री क्लॉकवाइज। किसी को कोई डाउट इसमें? सेकेंड वाले में देख लो इसी तरह, ये 40 डिग्री पे आया, ये 40 पर गया, तो यहाँ डेल्टा 1 आ गया आपके पास सीधा, और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री, और डायरेक्शन जो आई वो आई क्लॉकवाइज माइनस 80। हंड्रेड क्लॉकवाइज, ठीक है ना। डेल्टा 2 का देखा, ये हमारे पास कितना है 50, तो ये हो गया 130, तो यहाँ कितना बचा 50, तो ये फिर से क्या आया 40, तो हो जाएगा कितने पे 40, तो फिर से डेल्टा 2 हो गया 180 माइनस 80, यानी कि 100, और डायरेक्शन अगर आप देखते हो क्लॉकवाइज, तो डेल्टा नेट हो गया 200 डिग्री क्लॉकवाइज या 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दिक्कत? थर्ड, ये आएगा इस तरह से, यह 30 डिग्री, यह 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 ये आ गया 180 माइनस 60 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा 2 के लिए ये हमें दिख रहा है 60 90 150, ये हुआ 30, तो यहाँ कितना आया, और जाएगा किस तरह, ये भी 60, तो यहाँ पे हुआ डिविएशन नंबर 2, डेल्टा 2, और डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री, तो डेल्टा टोटल हमें मिल गया कितना, एक ही बात होती है ना? कोई दिक्कत? चौथा, फोर्थ में 30 डिग्री पे आया। अब ये अगर आप इस तरह से बना लेते हो कि ये 30 डिग्री है तो ये 60 है, तो अब ट्रायंगल फॉर्म हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एंगल 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले ही हमें दिख जाना चाहिए था कि अगर ये 30 डिग्री पे जाता है तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, पैरेलल टू द मिरर, तो वो कभी दोबारा इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो ये एक ही डिविएशन आएगा डेल्टा 1। डेल्टा 1 तो हम सिंपली कह देंगे 180 डिग्री माइनस 60, यानी 120 डिग्री क्लॉकवाइज या 240 डिग्री एंटी क्लॉक। समझ आया? डेल्टा 2 तो इसमें 0 है। इसी पार्ट में किसी को कोई डाउट? 1 2 3 4 में? नो सर। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा क्यों लगा? तो ठीक है क्या? और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पैरेलल रहेगी। कैसा है? तो देखो, बात तो आपकी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, कहीं सुनी होगी इसलिए अभी शायद याद आई है। यहाँ पे एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है, तो डिविएशन कितना है, यहाँ कितना है, तो यहाँ कितना है, फिर यहाँ देखो यहाँ कितना है 90, और यहाँ कितना है, तो क्या है
हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? जो भी एंगल बिटवीन द मिरर्स होता है उसका डबल ही आंसर होता है। सही बात। तो आपको कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन के लिए भी बड़ा ही आसान है। जिस मिरर के ऊपर रे पहले गिरी हो उस मिरर को दूसरे मिरर पे जाके गिराओ। तो जैसे आपको मिरर रोटेट करना पड़ेगा वही डायरेक्शन डिविएशन की होगी। जैसे पहले केस में देखिए, पहले रे किस मिरर पे गिरी थी? ऊपर वाले पे। तो ऊपर वाले मिरर को अगर आप नीचे वाले मिरर के ऊपर गिराते हो तो आपका मिरर कैसे रोटेट हुआ? तो फिर 120 डिग्री क्लॉकवाइज वाला आंसर होगा। सिमिलरली अब तुम सोच रहे थे मैं बीच में रुक क्यों गया था, ऐसा लगा मैं थक गया कर करके, क्योंकि यही चीज मैंने सुबह भी की थी 12 बजे। तो बात आती है कि इतना फिर मेहनत क्यों की, है कि नहीं? अगर ऑब्वियसली ये ऐसा होता तो मैं शुरू में बताया था, क्योंकि मैं खुद का काम तो बचाता ही ना, ये मुझे करना नहीं पड़ता। तो बात यह है कि ये जो ट्रिक है ये सिर्फ तब काम करती है जब 2 रिफ्लेक्शन के बाद डिविएशन पूछा गया हो। अगर उन्होंने 3 रिफ्लेक्शन के बाद डिविएशन पूछ लिया तो फिर ये काम नहीं करती। समझ आ रही है बात? और 90% सवालों में 2 ही रिफ्लेक्शन का पूछा जाता है, क्योंकि ये भी एक टीडीएस काम है कि नहीं है? अब इसको और कचरा करने के लिए तीसरा रिफ्लेक्शन मतलब काफी मुश्किल हो जाएगा ना डायग्राम बनाना। तो पूछ लिया जाए तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद तो मेथड क्या होगा? इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा दी है कि आपको रे डायग्राम बना के ही करना होगा और कोई मेथड नहीं है। ट्रिक कैसे आती है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर हम एक रैंडम केस कंसीडर कर लें, ठीक है ना? जैसे ये मिरर है, हाँ, और ये एक मिरर है। इनके बीच का एंगल अगर आप थीटा मान लो और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप अल्फा मान लो, तो हम ये कह देते हैं कि जो डिविएशन होगा आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, सॉल्व करके भी देखोगे, डिविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन जैसे मैंने करना सिखाया ना वैसे ही आप कर लेना, तो वो जो डेल्टा आएगा वो 2 थीटा ही आएगा और वो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा आएगा। यानी पहले केस के अंदर जो 60 डिग्री वाला है, मैंने लाइट 30 डिग्री पे गिराई थी, मैं 10 पे गिराता, 20 पे गिराता, 40 पे, किसी पे भी गिराता, आंसर यही आता 2 रिफ्लेक्शन के बाद। बात समझ आ रही है? तो यही चीज हम नोट बना के यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, कितना भी बेटा हो सकता है, तो किसी भी केस में हो सकता है ना? अगर मिरर बहुत बड़े हैं तो चांसेस आपकी होगी थर्ड रिफ्लेक्शन होगा। आपको अगर क्वेश्चन में बोल दिया तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो याद क्या रखना है कि डिविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस इज सिंपली 2 थीटा। सर ये जो आपने फिगर लिया है हाँ उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ना इसका, मतलब जिस पे गिरेगा उसे उठा के उस पर डालना है। हाँ, जिस पे पहले रे गिरती है उसे उठा के दूसरे मिरर पे गिराने के लिए जैसे रोटेट करना होता है मिरर, ऑब्वियसली हिंज पॉइंट कौन सा होगा? जहां दोनों जुड़े हैं उसको फिक्स रखना है, वही आंसर होता है इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। ठीक है ना? और डायरेक्शन के लिए भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया प्लेन मिरर के ऊपर जो कि आप कर सकते हैं। अगला टाइप लिख लो, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे।
एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, वहां वो चीज तो लिख ही लो यार जहाँ नोट लिखा है, ओनली वैलिड फॉर टू रिफ्लेक्शन, वरना कहीं भी चिपका दोगे। कौन बोल रहा है? मुझे आवाज जानी पहचानी लग रही है। तुम क्लास में ध्यान दे रहे हो? हैं? अरे बाकी बच्चे बहुत मूर्ख हैं यार, सबका दिमाग थोड़ी चलता है। तुम्हारा चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा तो फिर आ जाएगा वो, अरे यार ये क्या वर्ड लिख दिया। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसका मतलब क्या हुआ? दो केस हैं। पहली बात तो केस ए, जिसके अंदर इंसिडेंट रे को रोटेट किया जाता है। इंसिडेंट रे इज रोटेटेड। देख लो, ये फिर से ऐसा टॉपिक है जिससे मेंस में सवाल आने की संभावना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है। नहीं महाराज, ये सिर्फ प्लेन मिरर में है। प्लेन मिरर में काफी रेपिटेटिव चीजें होंगी। जो कर्ड मिरर के लिए होगा वही लेंस के लिए होगा, फिर कई बार होती है चीजें। तो ये देखिए, तो ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल है अगर आई, तो क्या मैं इस एंगल को भी आई लिख सकता हूं? बिल्कुल। मान लीजिए मैंने इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो बताइए जो नई इंसिडेंट रे है जिसे हम कह रहे हैं आई डैश, वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? साधारण सी बात। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे वही रह सकती है, उसे भी अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा? किस तरफ? तो बात है ये दोनों एंगल सेम रहने चाहिए, तो आर को भी इस तरफ आना पड़ेगा ताकि ये एंगल आई माइनस, अधूरा ज्ञान आ रहा है दोस्त, पहले पढ़ा है पर ध्यान से नहीं देख रहे हो क्या कराया जा रहा है। 2 थीटा कहां से आ गया? पहले केस में आएगा, केस बी का आंसर है, केस ए चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट रे अगर थीटा से घुमाई तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमी है? थीटा से। दिख रहा है? अरे क्योंकि एंगल तो मेंटेन रखना है ना, तो सीधा। और डायरेक्शन, अगर इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाया है तो देखो रिफ्लेक्टेड रे को कैसे जाना पड़ा, क्योंकि आई छोटा हो तो आर भी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ स्टेटमेंट हम क्या लिख लेंगे वो मैं लिखा देता हूँ, कॉपी कर लो आप लोग भी। इफ इंसिडेंट रे is rotated by theta in a given sense, yeah, in a sense, then the reflected ray rotates by theta in opposite sense. तो क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज। कोई समस्या? अगर मैं इंसिडेंट रे को या तो थीटा से घुमाया, मान लो मैं उसे ओमेगा से घुमाने लग जाऊं, यानी उसे एंगुलर वेलोसिटी दे दूं, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे के पास भी एंगुलर वेलोसिटी आएगी? क्या सेम आएगी? डायरेक्शन उल्टी आएगी, क्योंकि अगर दोनों का थीटा सेम रहना चाहिए तो दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा भी क्या रहना चाहिए? सेम रहे। तो ये सेम स्टेटमेंट ओमेगा के लिए भी वैलिड है। ऑल्सो वैलिड फॉर एंगुलर वेलोसिटी।
यानी इसका अगर इधर ओमेगा है, इसका ओमेगा उसका उल्टा होगा, सेम वैल्यू रहेगी। हो गया कॉपी? ये था आपने अगर इंसिडेंट रे को घुमाया तो। अब हम मिरर को भी घुमा सकते हैं, और यही वो पोर्शन है जिसपे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बताऊंगा अभी मैं। प्लेन मिरर को अगर रोटेट किया जाए तो क्या होगा, तो ध्यान से देख लो एक बार, एटलीस्ट जो डेरिवेशन है वो तो देख ही लो कैसे आता है। वैसे तो सिंपल है काफी, है ना। तो ये आपका मिरर हो गया, ये मान लिया मैंने नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ये एंगल मान लिया आई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी हो गया आई। तो मैंने क्या किया, मैंने मिरर को रोटेट कर दिया है थीटा एंगल से। ठीक है, जहां इंसिडेंस हुआ है वो पॉइंट एज इट इज रखते हुए मिरर क्या हो गया है, रोटेट हो गया है। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ये है थीटा। बताओ मिरर को रोटेट करने से क्या नॉर्मल भी रोटेट हुआ होगा? इसका नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा, और वो कितने एंगल से रोटेट होगा, एन डैश कह देता हूँ उसे थीटा। थीटा। इंसिडेंट रे तो सेम ही है। अब जो एंगल वो बना रही है नए नॉर्मल के साथ वो आई प्लस थीटा है। तो नई रिफ्लेक्टेड रे को भी नए नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, आई आई प्लस प्लस बनाना चाहिए। तो ये कितने एंगल से घूम गई, ये देखने के लिए नहीं, यही गलती होती है। पुराने नॉर्मल तो फिक्स है ना, पुराना नॉर्मल देखो, पुराने नॉर्मल से पुरानी रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना था, दिख रहा है ये एंगल, और नए रिफ्लेक्टेड रे का पुराने ही नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, दिख रहा है कि नहीं, आई प्लस 2 थीटा। तो एक्चुअली वो रोटेट कितने से हो गई है, इसी एक चीज को फिक्स रखते हुए तभी तो देखते हैं। मैंने क्या किया, पुराने नॉर्मल को फिक्स कर दिया, पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन उनके बीच का जो एंगल है वही तो है एंगल ऑफ रोटेशन। अरे समझ आया कि नहीं, पुराने नॉर्मल के साथ अब एंगल जो है वो है आई प्लस 2 थीटा। क्या कंफ्यूजन हो रहा है अभी, पूरा होगा होता है इसमें। हाँ, क्योंकि नए वाले का पुराने वाले नॉर्मल के साथ ही थीटा है, तो जुड़ के वो आई प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या बोलूंगा मैं, बताओ। अगर मिरर को रोटेट करते हो थीटा से एक सेंस में, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होती है 2 थीटा से सेम सेंस में, और ये चीज ओमेगा के लिए भी वैलिड, देख लो। सर रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा। लिख दिया मैंने, क्या हुआ तो आ जाओ। हो गया, सर ये वाला आप एक और बार समझाएंगे।
मैंने कहा था कॉपी करना बंद कर दो, ध्यान से देख लो डायग्राम में बेटा, ज्योमेट्री है, समझाना कुछ है नहीं दोबारा उसमें। तुमको क्या समझ नहीं आया वो बताओ। सर वो रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा। क्या दिख तो रहा है डायग्राम में, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? आर का एंगल एन के साथ कितना है? आर का एंगल एन के साथ आई है, और आर डैश का एन के साथ कितना है? आई प्लस थीटा। अरे आंखें खोल लो महाराज। आर डैश का एन के साथ, आर डैश का एन के साथ 2 थीटा प्लस आई। तो कितने से घूम गई? 2 थीटा। हाँ लिखो क्वेश्चन। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ये चीज याद रखना, आपको आई कैप जे कैप में आंसर देना है ओमेगा का। ये आई है, ये जे है। ओमेगा की डायरेक्शन निकालनी आती है? क्लॉकवाइज यानी कि कौन सी डायरेक्शन होती है? इनटू द प्लेन यानी माइनस के कैप। अरे समझ आ रहा है? हाथ घुमाते थे ना राइट हैंड रूल से, वही चीज है। ठीक है। नहीं वैल्यू भी बतानी है ना, ओमेगा ही आ रही है। इंसिडेंट का कौन पूछ रहे हो? 2 ओमेगा। सोच के देखो। मिरर की वजह से डबल आता है। लो अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी, मतलब इतना भी जल्दी नहीं। अच्छा लग रहा होगा ना तुम लोगों को, ऐसा चैप्टर आ गया ना। कितना कचरा होता था, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर सब घुस गया था। अगर बच्चों वाले काम हो रहे हैं। सही है यार, अब ये भी गलत करोगे तो क्या ही बचेगा। रिफ्लेक्टेड रे पे ना बना लिया करो तुरंत दोनों, तो तुरंत दिख जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे पे ऐसे ड्रॉ कर लो कि क्या क्या आ रहा है।
फाइव में ओमेगा फिफ्थ में कुछ गड़बड़ करिए। सही है एकदम। तुम्हारे कौन से चैप्टर मिस हो गया? डाउट है तो सैटरडे को पूछ लें, सैटरडे फ्री रहता है पूरा। वगैरह सॉल्व कर लो, एक बार ट्राई कर लो, सिंपल है, डाउट है पूछ लो। फिफ्थ में शून्य है जवाब, शून्य। चलो मैं कर देता हूँ फिर। तो इसमें इंसिडेंट रे जैसे घूमती है उसको उल्टा रिफ्लेक्टेड रे घूमती है। तो ओमेगा इस तरह से हाथ घुमा लो, यानी कि के कैप। इसका आंसर ओमेगा के कैप आ जाएगा। सेकंड वाले में मिरर जैसे घूमता है सेम डायरेक्शन में जाता है, बस डबल। तो 2 ओमेगा, डायरेक्शन आ गई फिर से ये 2 ओमेगा के कैप। थर्ड वाले में दोनों घूम रहे हैं, तो इंसिडेंट रे की वजह से तो उल्टा जाता है। तो ओमेगा से इंसिडेंट रे गई तो ये ओमेगा से इस तरफ, और मिरर की वजह से सेम डायरेक्शन में डबल, यानी कि इसी तरफ 2 ओमेगा। तो टोटल हो गया 3 ओमेगा के कैप। किसी को डाउट पहले 3 में? चौथा, इंसिडेंट रे की वजह से उल्टा जाता है और मिरर की वजह से सेम डायरेक्शन में डबल, यानी कि 5 ओमेगा। और आप देख सकते हो ये इनटू द प्लेन है, यानी कि माइनस के कैप। यहाँ पे देखा जाए इंसिडेंट रे की वजह से डबल, सॉरी इंसिडेंट रे की वजह से ऑपोजिट, और मिरर की वजह से डबल। तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा 0। फाइनली उल्टा, और इस तरफ के ओमेगा, तो बचा 5 ओमेगा माइनस। सिंपल है। चलो अगली हेडिंग लिख लो। ये हेडिंग नहीं, क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन ही है, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल by which mirror must be rotated। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे, नहीं वो नहीं है, हॉरिजॉन्टल। रिवर्स करने के लिए तो क्या ही है, 0 डिग्री तो करना है इंसिडेंस को, जो भी आई हो उतना घुमा दो। वो कौन सवाल पूछेगा? जैसे आई वैसे ही चली जाए। ओहो, नहीं नहीं, ध्यान थोड़ी लेनी है, सवाल देने हैं बस। बढ़िया। ओके
मैं अभी सुन नहीं रहा हूँ जो भी कह रहे हो क्योंकि मैं सवाल लिख रहा हूँ ना। और अगर आपने स्ट्रिक पकड़ ली तो सही है। हाँ भाई, पहले का क्या बोला? मल्टीपल करेक्ट है ये, मतलब मोर देन वन। 300 डिग्री 330 से घुमाओगे तो वैसे का वैसे कैसे हो जाएगा? वैसे वही तो हो जाएगा फिर से। मतलब ये कह रहे हैं ऐसे 30 डिग्री घुमा दो या ऐसे 330 डिग्री घुमा दो, है ना? वही तो था मतलब, वो नहीं है। मैं एक बता देता हूँ इसीलिए, ठीक है, ताकि सब ट्राई कर सको। तो हमेशा आपको केस चेक करना होगा। ये इतना कोई फंसाना चाहे तो इस सवाल में अच्छी तरह फंसा सकता है, काफी केसेस पॉसिबल है। सबसे पहले तो आप ड्रॉ कर लो कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे है कैसी। ये 30 डिग्री आप कैसी चाहते हो? ऐसी चाहते हो तो कितने से घुमाना है आपको? आपको पता है जितने से मिरर घूमेगा उसके डबल से घूमेगी। तो मैं क्या करता हूँ, बोल देता हूँ कि पहले तो आप रोटेट कर दो भाई 30 डिग्री से, और कैसे? क्लॉकवाइज। अगर मिरर को 30 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाए तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे भी तो जा सकती थी, है कि नहीं? अगर आप मिरर को ऐसे घुमा देते हो तो आपको कितने एंगल से इसे घुमाना है? 120 डिग्री। तो पहले ही कर रहे हैं, हो सकता है, आंसर मुझे नहीं पता। 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो कैसे घुमाना चाहिए? एंटी क्लॉक। बस, तो ये दोनों केसेस कंसीडर करने होंगे। चलो अगला देखो, लास्ट वाला क्या आया था? 35 डिग्री। लास्ट वाले का बता रहे हो? तुम लास्ट का बता रहे हो? हाँ। थर्ड क्लास 15 डिग्री क्लॉकवाइज का 75 डिग्री छोड़ दिया। सोच रहे हैं ये चैप्टर को समझ आ रहा होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सम 90 डिग्री। वही सीधी सी बात है, क्यों आ रहा है वो 90 डिग्री सम दोनों का? क्योंकि आप मिरर को 90 डिग्री से घुमाते हो तो रे 180 से घूमी तो जाती है, वो एक ही तो बात है। रे को हम उल्टे तो कर रहे हैं बस। चलिए इसमें देख लेते हैं सेकंड वाले में। तो रे जा रही है ऐसे आर, और ये एंगल है 20 डिग्री। तो मैं एक तो भेज सकता हूं ऐसे, तो मुझे रोटेट कितने से कराना है? 70 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज, तो θ1 तो क्या हो जाएगा 70 का हाफ एंटी क्लॉकवाइज, या आप इस तरह से भेज सकते हो, है ना। तो ये एंगल कितना हो गया 110 में 110, तो θ2 क्या आ गया, देख रहा है इनका सम कितना आ रहा है, नहीं। तो इसको हर चीज अपने से भी लिखते हो कभी नोट्स में कोई चीजें हैं? मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो आधी सारी चीजें तो मैं खुद ही लिख रहा होता था। मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग सिर्फ जो टीचर बोलता है वही लिखते हैं, जो मैं लिखता हूँ अपने ही लिखते हो क्या, काम नहीं चलने वाला, अपने से चीजें लिखा करो। तो अब मैं जो इस समय बोल रहा हूँ लिख लो, इस सम 90 डिग्री आता है दोनों एंगल्स का, और हमेशा दोनों एंगल चेक करने चाहिए, देखने चाहिए ना ऑप्शन पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा तुम कह रहे हो चेक क्यों करें, हमेशा दो आंसर तो आएंगे, हमेशा दो नहीं आएंगे ना, देखते हैं अभी, हो सकता है थर्ड वाले में ना आए। इतना रोटेट करना पड़ गया कि मिरर उल्टा ही हो गया, तो फिर काम नहीं चलेगा। अरे समझ आ रहा है, पीछे टकराने से थोड़ी कुछ होगा, मिरर के पीछे टकराएगी तो। चलो थर्ड का बताओ। 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 60, तो ये है 60, यानी हॉरिजॉन्टल से 60 नीचे है वो, तो आपको रोटेट कैसे कराना है, ऐसे, समझ आएगा, आपको कराना है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मिरर को रोटेट कैसे किया जाएगा, क्लॉकवाइज 30 डिग्री, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कई लोगों ने 15 बोला था ना, 30 ले लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा करो इसलिए। ठीक है, अब दूसरा कैसे भेज सकते हो, एक तो आपने भेज दी इस तरह से, और दूसरी कैसे हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ऐसे, कितने से घुमाना पड़ेगा बताओ, क्यों 60 डिग्री से। अच्छा एक बात बताओ, आपको इस रे को इधर से घुमा के इधर लेके जाना है ना, तो ये टोटल एंगल कितना हो रहा है, 240, 240। तो आपको मिरर कितने से घुमाना पड़ेगा, 120 डिग्री से। अगर आप मिरर को 120 डिग्री से घुमाते हो तो क्या होगा, कैसे कैसे पीछे आएगा। अच्छा अभी ये इंसिडेंट रे से ये सरफेस कितना एंगल बना रहा है, 30। मुझे एक बात बताओ, ये देखो ये आपका मिरर, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका पीछे वाला सरफेस है, ठीक है, और ये जो एंगल है अभी 150 डिग्री है। अभी आपकी रे ऐसे जा रही है, आप जैसे जैसे ऐसे घुमाओगे, इसे इस तरफ घुमाओ और इसको ऐसे घुमाओ, मिरर को कैसे घुमाने समझ आ रहा है, तो ये रे ऐसे ऐसे होती जाएगी, है ना। तो आप उसे करना चाह रहे हो इस तरह से, तब आपको ऐसे घुमाना पड़ रहा है ना। तो इससे कैलकुलेशन से आया कि इसको घुमाना है 240, तो मिरर को इसी सेंस में, यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमाना पड़ेगा, 120। अभी ये मिरर इंसिडेंट रे के साथ बना रहा है 150 डिग्री। अगर आप 120 डिग्री से मिरर को घुमाते हो तो क्या सिचुएशन होगी, हाँ ये पॉसिबल है, ये 30 डिग्री तो अभी भी बचेगा ना। ये वो अच्छा क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हो। आपको देखना पड़ेगा कि केस क्या है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या कह देंगे हम, θ2 आ गया 120 डिग्री क्लॉकवाइज, समझ आया। देखो डिफरेंस 90 डिग्री आ रहा है, कम नहीं आएगा हमेशा, है ना, क्योंकि इस बार अपन ने ज्यादा घुमा दिया है, वही बात है। तो बेटर क्या है कि आप सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आता है। बताओ लास्ट का,
सर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा? 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कितना आ रहा है? क्लॉकवाइज सर 15 आ जाएगा थीटा 2। 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अचानक से खुशी खत्म हो गई तुम्हारी, ऐसा लग रहा है ना? अरे मुश्किल नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचना है बस, और कुछ नहीं है। इंसिडेंस 30 डिग्री पे, समझ आया? तो वो गई कैसे होगी? ये गई है ऐसे 30 डिग्री पे, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है? तो ये सोच के देखो, वर्टिकल से टोटल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा? 30 इंसिडेंट रहेगा और 30 रिफ्लेक्टेड रहेगा, तो वर्टिकल से 60 डिग्री टोटल बना है, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना बचा होगा? 30। नहीं समझ आया? ये बचा कितना? 30 डिग्री तो बचा। ऐसे घुमाना है आपको 30 डिग्री, रे को ऐसे भेजना है, तो हम क्या कह देंगे? θ1 मिरर के लिए तो क्या हो गया? 15 डिग्री एंटी क्लॉक। और कुछ पॉसिबल है? इस तरफ भेजना हो तो कितने से घुमाना पड़ेगा बताओ? टोटल कितना हो गया? 90 + 60 150, 75 से घुमा दे, मेरे को नहीं लगता कोई समस्या होगी। तो θ2 आ गया। तो ऐसा कोई केस आता नहीं है जिसमें उल्टा हो जाए मिरर, समझ रहे हो ना? क्योंकि आप मिरर को मैक्सिमम 180 डिग्री से घुमाओगे तो पूरी रे तो 360 से घूम जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, एटलीस्ट मुझे तो याद नहीं है ऐसा कोई केस आएगा। समझ आया कि नहीं आया? इसमें बस थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगा आपको क्योंकि दूसरा वाला आप इमेजिन नहीं कर पा रहे। एक तो बड़ी आसानी से दिख रहा है, तो दूसरे में बस मिरर को रोटेट करना है। हाँ, उसको नहीं कर सकते। हम्म उसका मतलब क्या पॉइंट और कोऑर्डिनेट होगा जब दोनों इंटरसेक्ट दोनों इंटरसेक्ट करें? हाँ सर मतलब क्या कह रहे हो भाई? ऑनलाइन वाले क्या कह रहे थे? सर वो क्लॉकवाइज वाला समझ में आ गया। समझ में नहीं आया? आ गया सर, आ गया। वो कुछ और, यहाँ कुछ और सवाल पूछा जा रहा है। उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है, बहुत मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। दो स्ट्रेट लाइन है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताना क्या है? ज्योमेट्री से हो जाएगा, पर नहीं आएगा। क्यों आएगा? वो तो प्योरली ज्योमेट्री हो जाएगी ना वो तो, और मैथ्स फिजिक्स संभावना कम है, आएगा नहीं वैसे। इसमें हाँ, नंबर जो इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे ना, उसमें इमेज के कोऑर्डिनेट जरूर पूछे जा सकते हैं कि इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, चलो। इमेज फॉर्मेशन वही तो है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ही बताया भी नहीं। तुमने क्या कहा मैंने? अच्छा, मैं मेरा ध्यान नहीं गया होगा फिर उस बात का। ठीक है, ठीक है। तुम लोग का टेस्ट कब है?